आप देख रहे थे सिर्फ 5 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। सुबह के 8 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। देखते हैं सुबह 8 बजे की तमाम बड़ी खबरें। नरेंद्र मोदी को लेकर एनडीए बिखराव के कगार पर है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी में तनातनी जारी है, लेकिन अगर बिहार में बीजेपी और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ें और मोदी पीएम पद के उम्मीदवार हों तो बीजेपी को यहां 6 सीटों का फायदा होगा, वहीं जेडीयू को 11 सीटों का बड़ा नुकसान हो सकता है। ये खुलासा हुआ है इंडिया न्यूज सी वोटर के सर्वे में। लेकिन मोदी अगर पीएम पद के उम्मीदवार हों और बीजेपी जेडीयू साथ चुनाव लड़ें तो यहां बीजेपी और जेडीयू को एक एक सीट का नुकसान उठाना पड़ेगा, वहीं आरजेडी को 3 सीटों का फायदा होगा। अगर मोदी पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हो तो एनडीए को महज 27 सीटों का फायदा होगा, यूपीए को 95 सीटों का नुकसान होगा, वहीं अन्य को 68 सीटों का जबरदस्त फायदा हो सकता है। सर्वे के मुताबिक अगर मोदी पीएम पद के उम्मीदवार हो तो देश भर में एनडीए को 68 सीटों का फायदा हो सकता है, जबकि यूपीए को 72 सीटों का नुकसान होगा, वहीं अन्य को 4 सीटों का फायदा होगा। बीजेपी और जेडीयू में बढ़ती दूरियों के बीच जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना तलब किया है। सभी विधायकों को पटना में रहने के लिए कहा गया है। दरअसल जेडीयू और बीजेपी के बीच टूट तय मानी जा रही है, बस औपचारिक ऐलान भर बाकी है। नरेंद्र मोदी को बीजेपी प्रचार समिति के कमान मिलने के बाद से ही जेडीयू ने किनारा करने की तैयारी कर ली थी। सेवा यात्रा से नीतीश के लौटते ही गठबंधन के टूटने पर मुहर लग सकती है। तो बीजेपी को बाय बाय कहने की तैयारी में जेडीयू आ चुकी है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश ने अपने 14 तारीख के बाद के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। आज बाकायदा जितने भी विधायक हैं, जेडीयू के 119 विधायकों को पटना तलब किया गया है, उनसे मीटिंग की जाएगी और बैठक के बाद उन सब की राय लेने के बाद ये तय होगा कि बीजेपी के साथ गठबंधन आगे कंटिन्यू किया जाए या फिर नहीं। हालांकि ये लगभग तय माना जा रहा है कि 16 या फिर 17 तारीख को इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि एनडीए यानी कि जेडीयू ने अपने आप को बीजेपी से अलग कर लिया। जेडीयू बीजेपी गठबंधन में दरार की खबर पर नीतीश बिल्कुल चुप हैं। गठबंधन में दरार की खबर पर जब सवाल पूछे गए तो नीतीश का बयान सुनिए। बयान लोग देंगे नहीं तो आप चलाइएगा क्या लगता है जी, क्या लगता है मतलब इससे बयान बयान लोग देंगे नहीं तो आप चलाइएगा क्या। नीतीश कुमार कुछ बोलने से बच रहे हों, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि गठबंधन पर 2-3 दिनों के अंदर फैसला हो जाएगा। शरद यादव ने यह भी कहा कि गठबंधन को लेकर जेडीयू के अंदर भी कई तरह की राय रही है, इसीलिए बैठक के बाद ही आखिरी फैसला होगा। परिस्थिति बनी है उसमें हमारी पार्टी में भी काफी कई तरह की लोगों की राय बन रही है, इसलिए 2-3 दिन में हमने पहले भी कहा था कि पार्टी की मीटिंग बुला करके उसमें फैसला करेंगे। बीजेपी और जेडीयू में बढ़ती दूरियों की खबर के बीच लालकृष्ण आडवाणी ने नीतीश कुमार और शरद यादव से बात की है। आडवाणी ने गठबंधन बनाए रखने पर जोर दिया। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि बीजेपी अपनी ओर से इस गठबंधन को बचाने में लगी हुई है, लेकिन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष छवि वाले नेता गठबंधन में दरार डालना चाहते हैं। बिहार की जनता के हित में गठबंधन जारी है। भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए को बनाने वाली है वो चाहेगी कि बिहार में गठबंधन रहे और बिहार के हित में है ये गठबंधन। इसको हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे क्योंकि बिहार की जनता चाहती है कि ये गठबंधन रहे।
जेडीयू के तेवर के बीच बीजेपी ने साफ कहा है कि वो गठबंधन बरकरार रखना चाहती है। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के घर पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे समेत नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री सुनील कुमार पिंटू, नंदकिशोर यादव, सुखदा पांडे भी मौजूद रहे। लोग बराबर इस बात के पक्षधर हैं, भारतीय जनता पार्टी बराबर इस बात के लिए हर प्रकार के कुर्बानी या हर प्रकार के अपने को थोड़ा पीछे रखते हुए भी गठबंधन को मजबूत करने में लगी रही और हमेशा हम लोगों ने गठबंधन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है और आज भी हम मानते हैं कि यह गठबंधन बिहार में मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। खाद्य सुरक्षा योजना को लागू करने के लिए अध्यादेश लाने पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी। कई हफ्ते तक माथापच्ची करने के बाद सरकार ने औपचारिक रूप से अध्यादेश पर विचार करने का फैसला किया है। 2014 के आम चुनावों के लिए योजना को ब्रह्मास्त्र मान रही कांग्रेस विपक्ष और सहयोगियों के विरोध के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना जल्द से जल्द लागू करने के मूड में है, लेकिन अध्यादेश आने के बाद भी मानसून सत्र में इस पर चर्चा करानी होगी। खाद्य सुरक्षा कानून पर आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में विरोध के सुर सुनाई दे सकते हैं। इससे इसके पारित होने पर संदेह बना हुआ है, क्योंकि एनसीपी अध्यक्ष और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने पिछले हफ्ते खाद्य सुरक्षा विधेयक को अध्यादेश के जरिए लाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। विरोध के सुर यूपी की सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर से भी उठ रहे हैं। पार्टी नेता नरेश अग्रवाल का कहना है कि ये बिल किसान विरोधी है। अग्रवाल ने धमकी दी है कि संसद में समाजवादी पार्टी इस बिल के विरोध में वोट करेगी। किसान के हित का बिल नहीं दिखाई दे रहा है। अगर वो सत्य है तो समाजवादी पार्टी इसको स्वीकार नहीं करेगी। किसान के हित का बिल नहीं दिखाई दे रहा है। अगर वो सत्य है तो समाजवादी पार्टी इसको स्वीकार नहीं करेगी। खाद्य सुरक्षा कानून बन जाने से देश की 2/3 आबादी को सस्ता अनाज मिलेगा। विधेयक में लाभ प्राप्त करने वालों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक प्राथमिकता वाले परिवार हैं, जबकि दूसरे को सामान्य परिवार की श्रेणी में रखा गया है। विधेयक में प्रत्येक प्राथमिकता वाले परिवार को 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल और 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे के प्रावधानों के तहत देश की 63% जनता को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति का जायजा भी लेंगे और मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिलने और गेहूं की खरीद में हो रही दिक्कतों को सुनेंगे। राहुल ने 3 महीने पहले अपने पिछले दौरे के दौरान इन विषयों पर चर्चा की थी। यूपी बीजेपी प्रभारी अमित शाह आज भी लखनऊ में रहेंगे। इस दौरान वो पार्टी पदाधिकारियों से बात करेंगे। कल्याण सिंह जैसे नेताओं से वो घर जाकर मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा है कि यूपी को ज्यादा वक्त देंगे। यूपी में पार्टी के कमजोर होने की जो भी वजह रही है, उन्हें जानने के बाद उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी आपसी मतभेद भुलाने की बात कही। बीजेपी के प्रभारी बनकर यूपी पहुंचे अमित शाह ने पहले दिन मैराथन मीटिंग की। यहां वो कई घंटों तक राज्य के बीजेपी नेताओं की समस्याओं को सुनते रहे। इस दौरान उनके सामने सबसे ज्यादा गुटबाजी से जुड़ी हुई शिकायतें आईं। यूपी पहुंचने पर अमित शाह का जबरदस्त स्वागत हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों में उन्हें महसूस हो गया कि यूपी की चुनौती बहुत बड़ी है। वहीं बीजेपी के विरोधियों ने अमित शाह को वापस लौट जाने की सलाह दी है। उनका कहना है कि यूपी में बीजेपी को मजबूत करना शाह के बस की बात नहीं है। बीजेपी के विरोधी अमित शाह को कुछ भी कहें, लेकिन अमित शाह ने पहले रोज ही टिकट के दावेदारों को खरी खरी सुना दी है। कहा है कि टिकट के लिए पार्टी के दफ्तर में जमावड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। संगठन के लोगों को मतदाताओं के बीच जाकर काम करना होगा। अगर उनकी जमीन तैयार हो गई तो टिकट के लिए पार्टी के दफ्तर में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पार्टी खुद ही उन्हें टिकट दे देगी। केंद्र सरकार ने आखिरकार कोल आवंटन घोटाले में सीबीआई को पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता से पूछताछ की अनुमति दे दी है। फिलहाल वो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में सदस्य हैं। इससे पहले गुप्ता की भूमिका की जांच के लिए सीबीआई के आग्रह को सरकार ने इनकार कर दिया था, लेकिन सीबीआई के सूत्रों ने कहा है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने पूछताछ के लिए एजेंसी को मंजूरी दे दी है। सरकारी ट्रेडिंग कंपनी एमएमटीसी की हिस्सेदारी आज बेची जा सकती है। इस पर फैसला करने के लिए मंत्रियों के समूह की आज बैठक होने की संभावना है। एमएमटीसी का ये विनिवेश ऑफर फॉर सेल के लिए रखा जाएगा। इसमें कुल 9.33% हिस्सेदारी बेची जाएगी। सरकार इससे ओएफएस के जरिए कुल 250 से 300 करोड़ रुपए जुटाएगी।
अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को आज मुंबई की अंधेरी कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनके पुलिस हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान आत्महत्या मामले में सोमवार शाम को मुंबई पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार किया था। सूरज को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में आईपीसी की धारा 306 के तहत गिरफ्तार किया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान से आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली ने शादी करने का वादा किया था और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। ये खुलासा जिया की मां राबिया खान ने किया है। मुंबई पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि जिया की मां ने ही ये सारी जानकारी दी है। पुलिस इस मामले में सूरज के नौकर से पूछताछ करेगी। आपको बता दें, सूरज के कहने पर ही उनके नौकर देवा ने ही जिया को बुके पहुंचाया था, जो अगले दिन घर के सामने फेंका हुआ मिला। दिल्ली पुलिस ने मुंबई से एक सट्टेबाज फिरोज अंसारी को गिरफ्तार किया है। फिरोज अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का करीबी माना जाता है। दिल्ली पुलिस ने उसे क्रिकेट में सट्टा लगवाने वाले प्रमुख बुकी बताते हुए गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस को बुकी रमेश व्यास से पूछताछ के दौरान फिरोज का नाम सामने आया। उधर मुंबई पुलिस का कहना है कि इस साल फिरोज अंसारी आईपीएल में चले स्पॉट फिक्सिंग या फिर सट्टेबाजी में शामिल नहीं रहा है। रुपए में भारी गिरावट से परेशान सरकार के लिए कुछ राहत भरी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत के सॉवरेन क्रेडिट आउटलुक को नकारात्मक से बढ़ाकर स्थिर कर दिया है। फिच रेटिंग्स ने भारत की रेटिंग को बीबीसी पर बरकरार रखा है। गौरतलब है कि फिच ने ठीक एक साल पहले यानी जून 2012 में भारत के रेटिंग आउटलुक को घटाकर नेगेटिव कर दिया था। कोयला घोटाले में कांग्रेस सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई ने नवीन जिंदल को समन भेजा है और कहा है कि वो अपने घर आकर अपना लॉकर खोले। मंगलवार को ही सीबीआई ने जिंदल की 4 कंपनियों में छापे मारे थे और नवीन जिंदल पर एफआईआर दर्ज की थी। एमपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने बैतूल जिले में आदिवासी कन्याओं के प्रेगनेंसी और वर्जिनिटी टेस्ट के मामले की तीखी आलोचना की है। साथ ही उन्होंने इस मामले को अनुसूचित आयोग में ले जाने की बात भी कही। दिल्ली में मिनी टेम्पो और कार की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा हुआ है बसंत कुंज इलाके के नेल्सन मंडेला मार्ग पर, जहां देर रात एक तेज रफ्तार टेम्पो और कार में टक्कर हो गई। इस टक्कर में टेम्पो पर सवार 4 लोगों में से एक की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। हादसे में कार सवार भी बुरी तरह से जख्मी हुआ है। माया सरकार में कैबिनेट सचिव रहे शशांक शेखर सिंह का दिल्ली में निधन हो गया। शशांक शेखर कैंसर से पीड़ित थे। उनका इलाज दिल्ली के मैक्स अस्पताल में पिछले 25 दिनों से चल रहा था। उनका अंतिम संस्कार लखनऊ में किया जाएगा। कानपुर के गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के पास एक युवक को लूटने के बाद चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। युवक को गंभीर हालत में हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम अनुराग सिंह चौहान है और वो मर्चेंट नेवी में कार्यरत है। अनुराग गोमती एक्सप्रेस पर अपनी नानी विमलेश कुमारी और भाई अरुण के साथ चढ़ा था। गोविंदपुर स्टेशन के पास वो ट्रेन में गेट के पास मोबाइल से बात कर रहा था। इसी दौरान करीब आधा दर्जन लोगों ने उसके साथ लूटपाट की और फिर चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक पुरुष और महिला की इलाके के दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। दोनों का इलाज जीटीबी अस्पताल में चल रहा है। दरअसल साहिबाबाद इलाके में कई दिनों से कुछ लड़के इलाके की लड़कियों को छेड़ रहे थे। इसका विरोध जब इस जोड़े ने किया तो इलाके के दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। दिल्ली और गाजियाबाद में कार चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी एक झलक हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक शख्स गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके के एक अपार्टमेंट में घुसता है और बड़ी ही आसानी से होंडा सिटी कार को लेकर उड़ जाता है। ये कार एक डॉक्टर की थी। पुलिस अब इस चोर की तलाश कर रही है, लेकिन इस चोरी को देखकर प्राइवेट सिक्योरिटी के भरोसे पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आर्थिक तंगी और घरेलू झगड़े से परेशान होकर फरीदाबाद में एक पूरे परिवार ने ही खुदकुशी की कोशिश की। ये पूरा परिवार अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ये मामला है सेक्टर 16 का। यहां विपिन कपूर की पूरी फैमिली रह रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कपूर का कामकाज ठप था। इसी से परेशान होकर इस परिवार ने आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में हाईटेंशन वायर की चपेट में आने से 3 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। ये बच्चे घर की छत पर पतंग उड़ा रहे थे, तभी पतंग की डोर हाईटेंशन वायर से टकरा गई और यह हादसा हो गया। झुलसे बच्चों का इलाज बल्लभगढ़ के एम्स अस्पताल में चल रहा है।
यूपी के पूर्व मंत्री चौधरी वसीम ने आगरा के थाना हरिपर्वत में सरेंडर कर दिया है। 2 दिन पहले वसीम पर उनके पति ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट और अप्राकृतिक यौन शोषण का आरोप लगाया था। वसीम ने इस पूरे मामले को समाजवादियों की साजिश करार दिया है। वसीम पहले समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन आजकल बीएसपी में है। यूपी में बिजली की बढ़ी कीमतों और उसके विरोध में कई तरह के रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। 2 दिन पहले कानपुर में हुए बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने पार्टी के 3 एमएलए के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी हुई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी थी। बिजली की दरों में बढ़ोतरी और गाजियाबाद में भीषण बिजली कटौती के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। लाजपत नगर स्थित बिजली घर के दफ्तर पर कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, जिसे देख अधिकारी और कर्मचारी ऑफिस से भाग खड़े हो गए। यूपी पुलिस ने एक मुद्दे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इतिहास बनाया है। बरेली पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है उस मृतक के खिलाफ, जिसे अहरोला गांव के लोगों ने चोरी करने के शक के आधार पर पीट कर मार डाला। कानून को हाथ में गांव वालों ने लिया, लेकिन पुलिस ने मुकदमा मृतक पर दर्ज कर लिया है और अब पुलिस अपने इस कारगुजारी को सही ठहराने में जुट गई है। राजधानी दिल्ली में मानसून ने पहली बारिश हुई, जिससे सुबह से ही मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से निजात मिल गई है। इंडिया गेट पर बारिश का जायजा लिया हमारे संवाददाता बीएन शर्मा ने। दिल्ली वालों को चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत मिली है। मौसम ने अपना मिजाज बदला है। हम इस समय मौजूद हैं इंडिया गेट पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। पूरी सड़कें गीली हो गई है। सड़कें सुबह से ही यहाँ पर बारिश हो रही है और सड़कों के किनारे लगातार पानी भरता जा रहा है। लोग बारिश से बचने के लिए पेड़ों के नीचे खड़े हो रहे हैं और मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लगातार इंडिया गेट पर जैसे कि रोजाना की तरह लोग आते हैं। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि मौसम का जिस तरह मिजाज बदला है, मौसम सुहाना हुआ है, काफी लोग इंडिया गेट पर घूमने के लिए आएंगे। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ भोलेनाथ शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।